जो कमेटीज़ बनी हुई हैं उस लेवल के ऊपर ये हमारी पहली मीटिंग थी। फैसला ये किया गया है कि नेशनल असम्बली और सेनेट के अंदर जो लेजिस्लेशन प्रपोज की जा रही है, जिसके बारे में हमें बताया जा रहा है, एक टीम बनाई गई है, सब कमेटी बनाई गई है, वो उस तमाम लेजिस्लेशन के बारे में बाहमी मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला करेगी। अगर जलसा कामयाब हो रहा होता तो मैं आपको शर्तिया बताता हूँ कि इमरान खान ने जलसा कॉल ऑफ नहीं करता। सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो कॉल ऑफ करता। 28 तारीख को इंशाल्लाह पूरे मुल्क में शानदार हड़ताल होगी, शटर डाउन होगा और ताजिर तंजीमों ने जो ऐलान किया वो भी 28 तारीख का है, हम उसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। वेलकम टू न्यूज़ लाइन, मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, इस्लामाबाद के माहौल को कयासराइयाँ और अफवाहों ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। पार्लियामान के इजलास को शक की निगाह से क्यों देखा जा रहा है? हुकूमती तर्जुमान कह चुके हैं कि अदलिया से मुतल्लिक कोई आईनी तरमीम ज़ेरे गौर नहीं है, लेकिन साथ ही साथ वज़ीर इत्तलात ने यह भी कहा है कि नए चीफ जस्टिस की तकर्री का जो नोटिफिकेशन है वो जारी करने का मामला भी अभी ज़ेरे गौर नहीं है और मुनासिब वक्त पर वजारत कानून इस पर मुशावरत से फैसला करेगी। दूसरे अल्फाज में हुकूमत को इन मामलात पर फ़िलहाल कोई जल्दी नहीं है, मगर शहर इक़्तिदार का मसला ये है कि यहाँ आज की अफवाह अक्सर कल की हकीकत का रूप धार लेती है। अगर इन अफवाहों में कोई दम नहीं है तो फिर सियासी हलकों में गैर मामूली फुर्तियाँ क्यों नज़र आ रही हैं? क्यों पहले PTI और फिर ख़ुद सदर पाकिस्तान और मुल्क के ताकतवर वज़ीर दाखिला मौलाना फजल रहमान के दर्द पर डा चुके हैं? अगर हुकूमत कोई कलाबाजी लगाने की तैयारी नहीं कर रही तो फिर नंबर्स गेम की बातें क्यों हो रही हैं? हुकूमत है, कोई हाउस ऑफ कार्ड्स तो नहीं। आखिर 2/3 के लिए इतनी बेताबी क्यों है? ये अहम सवाल है जो हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। लेकिन इसके अलावा PTI और PMLN दोनों के कैंप्स में अजीब सूरत हाल है। PTI जिसकी खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत है, वहाँ के CM अरकान कौमी सूबाई असम्बली से अपने और बानी चेयरमैन के ऊपर एतमाद रखने के लिए इकरारनामे क्यों साइन करवा रहे हैं? इसकी क्या ज़रूरत है? खुद PTI के बानी का हाल अगर देखें तो वो नून लीग को ये कह रहे हैं कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट से बात हुई है, मगर साथ ही साथ उनको जनरल फैज़ के ओपन ट्रायल की भी फिक्र लाहक है। क्या वो इशू बेस राब्ते को बात होने का तासुर जो है वो देना चाह रहे हैं? क्या ये हुकूमत को दबाव में लाने के लिए जो है वो किया जा रहा है? और ऐसा लग रहा है कि बानी PTI की इस इन स्विंग पर PMLN के हालात थोड़े अजीब हो रहे हैं। PTI का जलसा मुलतवी होने पर हुकूमती नुमाइंदों के अलग अलग मौक़िफ़ हैं। ज़रा सुन लें कि क्या होता रहा PMLN कैंप से। 7 बजे जो मुलाकात है ना जेल में, ये तो फिर किसी के करवाने से ही होती है, क्योंकि ये सुबह 7 बजे है ना, ये आउट ऑफ दी वे मुलाकात है। इन्होंने कहा कि जी हमारी मुलाकात करवा दें, तो हम फिर जो है वहाँ से इजाज़त लेके तो जलसा जो है उसको पोस्टपोन कर देते हैं। और इंतज़ामिया ने अपने गुड ऑफिस जो है वो इस्तेमाल करते हुए इनकी मुलाकात जो है वो मैनेज करवाई हो। हमने इनको ये कहा कि आप अपने KP के भी इदारों से चेक कर लें, तो उस पर फिर एग्री किए अली अमीन गंडापुर साहब ने। उन्होंने देखा कि वाक़तन ये रिपोर्ट्स जो हैं ये सब्सटैंशिएट हो रही हैं और ये इनकी ऑथेंटिसिटी भी मिल रही है। कलेक्टिव एफर्ट था और ऑब्वियसली क्योंकि एक सेंसिटिव सिचुएशन थी, सिक्योरिटी की सूरत हाल थी। मैं अभी भी आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ कि आज की प्रोसीडिंग्स में जो गुफ्तगू हुई है इमरान खान साहब की, ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक ब्लफ खेला कि मेरी कोई बातचीत चल रही है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। इस बात में कोई सदाकत नहीं है। अगर जलसा कामयाब हो रहा होता तो मैं आपको शर्तिया बताता हूँ कि इमरान खान ने जलसा कॉल ऑफ नहीं करता। सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो कॉल ऑफ करता, लेकिन क्योंकि नाकामी उसको बताया गया है, मैं एक दफा फिर कह दूंगा सबकी अश्योरेंस के लिए, PDI की तसल्ली के लिए कि ये सारा जो सिलसिला था जलसा मंसूख करने का, इसमें एस्टैब्लिशमेंट का कतई तौर पे कोई रोल नहीं। अब सवाल यह है कि किसकी बात दुरुस्त है, किसकी बात मानी जाए। गुड ऑफिसर्स काम आए, CM KP के ख्याल हुए, या PTI के पास बंदे नहीं थे? आखिर हुकूमती नुमाइंदों को इतनी सफाइयाँ देने की क्या ज़रूरत है? क्या ये सूरत हाल बानी PTI के उसी बयान की अक्कास नहीं है कि जब नून लीग में आप खलबली देखें तो समझ जाएं कि PTI की इस्टेब्लिशमेंट से बात हुई है? ये टॉपिक्स हैं जो आज अपने प्लेटफॉर्म से डिस्कस करेंगे। पैनल ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट विद अस, नुसरत जावेद साहब हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। नुसरत, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द टाइम। रज़ा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ आमिर ज़िया साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नुसरत साहब, आपसे शुरू करती हूँ और फिर आप कहते हैं कि मैं आपको जो है ना वो कुछ आपको तंग करती हूँ और आपसे कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन चाहती हूँ कि वो आप इन्फॉर्मेशन दें जो शायद हमें नहीं देनी चाहिए।
ये बताइए कि जो कल के सेशन के बारे में जो बहुत सारी क़यासराइयाँ हो रही हैं, फिर ट्यूसडे का सेशन है सेनेट का, उसके बाद जॉइंट सेशन की बातें हो रही हैं, हुकूमत तो डिनाई कर रही है कि जुडिशरी से इसका कोई लेना देना नहीं है जो तरमीम लाना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जो नए चीफ जस्टिस हैं उनकी अभी जो है वो कोई अनाउंसमेंट के भी जो है वो कोई इरादा नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे अता तारड़ साहब बात कह रहे हैं कि ये जी सिर्फ इसलिए हो रहा है कि सेशन पूरे करने हैं, ये रूटीन के लिए सेशन पूरे हो रहे हैं सिर्फ? अभी भी एक सीधी सी बात है, फिर आप कहेंगी कि जी आप बतौर रिपोर्टर यानी पहले दिन से मैं जब इस धंधे में आया हूँ तो ये सबक सीखा है कि हुकूमती तर्जुमान जो भी बात कहें उसके उलट। ठीक है, सही, एक तो बात ठीक। दूसरी बात ये है कि मैं बिल्कुल मानने को तैयार हो जाता जो ये दावे हो रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि अदलिया के साथ छेड़छाड़ के अलावा कोई ऐसा कानून जिसकी फौरी तौर पर ज़रूरत है, या तो वो तारड़ साहब बता देते जी। टेक्निकली अभी जो कौमी असम्बली का इजलास होना था अपने कैलेंडर के मुताबिक इसको मिड सितंबर में होना है। अब मिड सितंबर में ही छुट्टियां ख़त्म होनी है, ठीक है ना, तो उससे पहले जब आप एडवांस करते हैं तो कुछ तो है भैया, चले समथिंग इज कुकिंग अप। एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान जो आइनी एतबार से सुप्रीम कमांडर भी होते हैं, आइनी एतबार से वो बड़े अरसे के बाद अपने दरीना दोस्त मौलाना फजलुर रहमान साहब के हाथ तशरीफ़ ले जाते हैं। अकेले नहीं जाते, उनके साथ वो जो आपने बहुत ताकतवर वज़ीर कहे वो भी हैं, ज़ाहिर है वो भी बहुत ताकतवर हैं। अब पता नहीं कि ताकतवर वज़ीर जो हैं ये उनके पैगाम पर थे या आसिफ साहब ने खुद इनिशिएटिव लिया, ये तो अल्लाह ही जाने कौन बशर है, मैं तो ये नहीं कह सकता। लेकिन आसिफ जरदारी साहब अगर ईवान सदर से मूव करके किसी के यहाँ जाते हैं तो फिर वो बैठे रहते हैं, जैसे वो याद है आपको चौधरियों के यहाँ रिक्लाइनर लगा के, और रिक्लाइनर लगा के। इस दफ़ा लेकिन रिक्लाइनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत ही अलामती वाक़या हुआ है जो मेरे लिए बहुत हैरान कुन है। मौलाना साहब को जितना मैं जानता हूँ और मेरा ख्याल है कि मैं नाम नहाद जो लिबरल किस्म के सहाफ़ी माने जाते हैं उनमें से मैं ज़्यादा उनको जानता हूँ। बाकी तो हमारे जैसे रांदा दरगाह लोगों को उलमा हजरात इतनी लिफ्ट नहीं कराते, लेकिन मौलाना बड़ा उनका वसीउल क़ल्बी का मुज़ाहरा करते हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि उन्हें कोई बंदूकों का या शिकार वगैरह का शौक़ हो, नहीं होने उनको प्रेजेंट की गई है, उन्हें बंदूक दी गई। जी जी। ये बंदूक क्यों दी गई, ये किसने दी है ना? हाँ, किसने पहनाए हैं झुमके, किसने पहनाए झुमके, कहाँ से आई है झुमके? ये इसका मतलब है कि कोई ना कोई झगड़े की तैयारी है और मौलाना को कहा है कि साहब ये पकड़िए और आपने चलानी है, महाज़ जंग पे जाइए, क्योंकि बंदे हैं 5। He has, you know, 5 in the Senate. जी जी, ठीक है। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि कुछ भी और अचानक ये पता चले कि चूँकि सेनेट में सबसे ज़्यादा अक्सरियत इसकी पीपल्स पार्टी की है ना, दे हैव 25 जी जी। तो आपको आइन में तरमीम के लिए 64 लोगों की ज़रूरत है, ठीक है ना भैया। तो 5 अगर इनके आ जाएं तो इनकी बहुत आसान हो जाएगा काम। इटसेल्फ जो है हुकूमती जो इत्तेहाद है मौजूदा फॉर्म में, दे हैव 55, इनके पास यानी 55 लोग हैं। अब 55 के बाद आ जाते हैं 5 आज़ाद। उन आज़ाद में बाय द वे एक मोहसिन नकवी साहब भी हैं, तो अपने ही हुए, ठीक है ना, तो 60 हो गए। अब बाकी रह गए 5, तो उसमें से एक आध दाएँ बाएँ हो गया, फ़र्ज़ करें कामिल आगा, किसी का कहीं ज़मीर जाग उठा। ज़मीर तो खैर मुश्किल से जागेगा, लेकिन ये कि यानी फ़र्ज़ करें ना जाग पाया तो और मेरा ख्याल है कि अमूमन देखिए ये इस सेनेट की इतनी अच्छी तारीख़ है कि सादिक संजरानी साहब के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश होता है। मेरी आंखों के सामने, बदनसीब आंखों के सामने 64 बंदे इकट्ठे होते हैं जी, जी। और जब वो खुफिया बैलेट डालने जाते हैं तो 15 बंदे जो हैं वो मिस आउट हो जाते हैं। तो उस ज़माने में भी कोई तो था जो निज़ाम हस्ती चला रहा था, तो ये मत सोचें कि आजकल नहीं, तो आजकल भी सीक्रेट बैलेट में या आखिरी वक्त में कुछ हो सकता है। सिर्फ मैं एक बात करना चाहूँगा
کہ یہ جس صورتحال میں ہم پہنچ رہے ہیں اس کی بہت بڑی ذمہ داری تحریک انصاف پر بھی عائد ہوتی ہے۔ یار اگر آپ سینٹ کے جو ہے انتخابات وہ پنجاب میں بھی ہونے دیتے ہیں اور اس میں اپنے حصے کے مطابق جسے کی ٹرائی بھی کر لیتے ہیں، سندھ میں بھی ہونے دے رہے ہیں، بلوچستان میں بھی ہونے دے رہے ہیں، تو برادر بٹھا کے تو آپ کے بندے تو ہوتے یار کچھ اور زیادہ، تاکہ آپ وہاں پہ رجسٹ کر پاتے۔ بہرحال مجھے شبہ ہے اگر آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان بذات خود مولانا فضل الرحمان کے ہاں نہ گئے ہوتے اور انہیں بندوق تحفے میں نہ پیش کی ہوتی تو میں کچھ اور سوچنے کو مجبور ہوتا۔ اللہ کرے میں غلط ہوں، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ چلے میں ذرا رضا رومی صاحب کی طرف چلتی ہوں۔ رضا I'll pick up what نصرت صاحب said کہ جی میں نے اتنے اپنے صحافتی کریئر میں ایک بات سیکھی ہے کہ جو حکومتی ترجمان بات کے اس سے الٹ آپ جو ہیں سمجھیں، تو حکومتی ترجمان جو کہہ رہے ہیں وہ تو ہم نے سن بھی لیا ہے، سنوا بھی دیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے پس پردہ، there is no smoke without fire؟ بے شک حکومت جتنے مرضی کہتی رہے جی یہ تو روٹین کا سیشن تھا، ہم نے اپنے سیشن پورے کرنے تھے، لیکن جس طرح نصرت صاحب نے بھی بات کی کہ ایک تو ٹائمنگ آف دا سیشن اور پھر جتنی آنیاں جانیاں آج کل جو ہے وہ مولانا صاحب کے گھر چل رہی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اور پک رہا ہے؟ دیکھیے بالکل نصرت صاحب نے جو بات کہی ہے بالکل وہ بہت واضح ہے کہ اس وقت ایک تیاری ہے قانون سازی کی۔ کیا وہ سمپل لیجسلیشن ہوگی یا آئینی ترامیم ہوں گی؟ بہرکیف دونوں ہی صورتوں میں حکومت جو ہے اس کو نمبرز چاہیے، اور وہ نمبرز پورے کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان کی اہمیت جو ہے وہ یقیناً بڑھ گئی ہے۔ سینٹ ہو یا قومی اسمبلی میں بھی ان کے 5 ممبران ہیں، غالباً 5 یا 6۔ تو اس صورتحال میں ان کے ساتھ جو روابط ہوئے ہیں بہت معنی خیز ہیں۔ اب یہ قانون سازی کیا ہے، زیادہ تو اس کے اوپر اسپیکولیشن ہو رہی ہے بڑے ہفتوں سے، بلکہ کہ کیا یہ آئینی ترامیم ہے، عدلیہ میں جو ہے وہ چیف جسٹس کی جو ٹینیور ہوتا ہے یا جو سینیورٹی کا پرنسپل ہے اس کو بائی پاس کرنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈا جا رہا ہے۔ مختلف آراء ہیں اس کے اوپر، ظاہری بات ہے اس کے اوپر کامنٹ نہیں کیا جا سکتا جب تک کوئی مسودہ سامنے نہ آئے، مگر یہ بات ضرور ہے کہ حکومت اس وقت پوری تیاری میں ہے کہ کس طرح سے وہ جو عدلیہ کو مینیج کرنے کا معاملہ درپیش ہے کافی مہینوں سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کو، تو وہ اس کا کچھ بندوبست کیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو جو ہے یہ ایک غیر معمولی سیاسی ایکٹیویٹی دکھائی دے رہی ہے، اور انفارچونیٹلی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شاید کوئی کنسنسس بننے پارلیمنٹ میں یا سیاستدان آپس میں کوئی مل بیٹھنے کا طریقہ ڈھونڈیں۔ وہ پولرائزیشن وہیں کی وہیں موجود ہے، اور یہ اب ایک نیا کرائسس جو ہے وہ جنم لے رہا ہے۔ جی ماریہ جی تھینک یو، آپ کا پوائنٹ آگے۔ میں ذرا عامر ضیاء صاحب کی طرف چلتی ہوں۔ عامر صاحب ایک تو یہی سوال کہ آپ کا کیا پرسیپشن ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، دوسرا ساتھ ساتھ ذرا مولانا صاحب کی بھی جو ہے وہ بتا دیجئے آپ کے ان یور انالیسز کہ مولانا صاحب آج کل جو سینٹر آف گریوٹی بنے ہوئے ہیں تو یہ کس طرف جو ہے وہ ٹپ کرتے آپ کو نظر آ رہے ہیں، کیونکہ کہے تو وہ یہ رہے کہ میں تعمیری سیاست کروں گا۔ اب وہ تعمیری سیاست جو ہے وہ آصف علی زرداری کے کہنے پہ ہوگی یا وہ تعمیری سیاست جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کہنے پہ ہوگی؟ یہ میرے خیال میں نے آپ کے پروگرام میں بھی، کیونکہ مولانا پہ تم اکثر کہتے ہیں وقتاً فوقتاً بات کرتے رہتے ہیں، میں نے آپ کے پروگرام میں بھی غالباً عرض کیا ہے کہ مولانا کے بڑے گہرے روابط ہیں شریف خاندان سے بھی اور زرداری خاندان سے بھی، ذاتی تعلقات ہیں، اور مولانا کی ناراضگی جو ہے وہ کچھ ایشوز کی وجہ سے ہے کہ بھئی وہ جتنا وہ سمجھتے تھے ان کو حصہ ملنا چاہیے وہ حصہ نہیں مل سکا۔ اب اگر ان کے کنسرنز کو ایڈریس کر دیا جاتا ہے یا جو ان کے مطالبات ہیں یا جو ان کی خواہشات ہیں ان کو کسی حد تک پورا کر دیا جاتا ہے، کچھ معاملات جو ہے وعدے فردہ کے اوپر وہ رکھ دیتے ہیں، تو مولانا کو اتنی مطلب ہے چونکہ بڑے جہاں سیاستدان ہیں، جیسے کہ ہمارے نصرت جاوید صاحب فرما رہے تھے، زیرک سیاستدان ہیں، تو ان کی تعریف میں بہت سارے ہم الفاظ القاب استعمال کر سکتے ہیں، تو کبھی بھی پینترا جو ہے وہ بدل سکتے ہیں، وہ کبھی بھی کنی کاٹ سکتے ہیں، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی مجھے، کیونکہ میں تو بالکل اس بات پہ فرم ہوں، کیونکہ دیکھیں اس ملک میں کوئی وہ ایک ہم سنا کرتے تھے کہ کبھی نظریے کی سیاست ہوتی تھی، اصولوں کی سیاست ہوتی تھی، وہ کہاں ہو رہی ہے؟ اور یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک بڑے پیمانے کی موقع پرستی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں نا کہ قانون سازی جیسا سنجیدہ عمل بھی اگر دنیا بھر میں قانون سازی ہوتی ہے مشترکہ مفاد کے لیے، ملک کو آگے لینے کے لیے، مطلب عوام کی فلاح کے لیے ہو رہی ہوتی ہے،
रियासत के सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए हो रही होती है। हमारा वाहिद बदकिस्मत मुल्क है कि जहाँ पे पिछले 2-2.5 साल में जो भी कानून साजी हुई वो फर्द को, खानदान को फायदा पहुंचाने के लिए, फिर जो बहुत छोटे छोटे जो सियासी मफादात हैं, जैसे फर्ज करें कि अदलिया आपकी बात नहीं मान रही, आपको लग रहा है कि अदलिया ऐसे फैसले करी कि जिससे हुकूमत की मंशा नहीं, जो खुश नहीं होते, तो आप वो कहते हैं कि रूल्स ऑफ द गेम बदल रहे हैं आप। अच्छा, उसके नतीजे में क्या हो रहा है कि आपके मुल्क में कोई कानूनी आईनी रास्ता बनता नहीं है कि जहां पर आप आगे बढ़ सकें, क्योंकि आपने वो तमाम रास्ते बंद कर दिए। आइन कहते हैं भाई 3 माह में इंतखाबात होंगे, आपने नहीं होने दिए। आइन जो भी कहता है आप उसकी नफी कर रहे हैं ना, या अगर वो कोई फैसला भी करती है सुप्रीम कोर्ट जो है, आप उस पर भी अमल दरामद नहीं कर रहे। तो आप मुल्क को कहाँ पे लेके जा रहे हैं? आप ऐसी जगह पे लेके जा रहे हैं कि लोग जो है वो कहेंगे जी कानूनी लड़ाई नहीं हो सकती, अब इस मुल्क में आईनी जिद्दोजहद भी नहीं हो सकती, और उसकी वजह से मुल्क में शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी जो है वो फरोग मिलेगा। उसमें फिर वो कुव्वतें जो कि कहते हैं ना कि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एक आइन और कानून के ज़ाब्ते के तहत करना चाहती हैं, वो मार्जिनलाइज हो जाएंगी। और कल को लोग कहेंगे जनाब ये तो बिल्कुल यहाँ पे ऐसे गिरफ्त हो गई है इन लोगों की, और ये गिरफ्त जो है लगता है बहुत मजबूत है, कि बहुत मजबूत है, और हो सकता है कि मजबूत हो, ये कई साल के लिए हो, हमें नहीं पता, और हो सकता है कि बहुत ही कमजोर हो। दुनिया में हमेशा एक वो कहते हैं ना कि जी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग स्टेट एंड अ हार्ड स्टेट। तो पाकिस्तान के मुतालिक लोग कहते हैं जी इट हैज बिकम अ हार्ड स्टेट। स्ट्रॉन्ग स्टेट होती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हार्ड स्टेट जो होती है बड़ी ब्रिटल होती है, वो कमजोर होती है, कि सामने बड़ा आपका जो तासुर है कि जी हम बड़े मजबूत हैं, बहुत ही ताकत और तवाना है, फिर पता चलता है कि बांग्लादेश आए और आपको हरा के चला गया, और आपकी इनिंग्स की मतलब आपने इनिंग्स भी डिक्लेयर की थी। ये मैं ऐसी मेटाफर में बात कर रहा हूँ। तो ये चीजें फिर आपके साथ हो जाती है, और आपको पता नहीं कि बॉल कहाँ बैठती है, बॉल कहाँ उठ जाती है। तो अभी पाकिस्तान उसी फेज में, आप देखें जिस मुल्क में रोज हमारे 4-5, 3-4 जो हैं फौजी जवान जो हैं शहीद हो रहे हैं, अफसर शहीद हो रहे हों, देखिए तो बड़ा मामला संजीदा है ना कि वहां पर एक आपको एक इंसर्जेंसी का फुल ब्लोन सामना है। अच्छा, उसी तरह आप देखते हैं कि जी बलूचिस्तान में अनरेस्ट है, आप यहाँ पे पढ़ा लिखा पाकिस्तान जो है वो बेशक एहतजाज नहीं करने के काबिल है, वो सड़क पे नहीं निकल सकता, लेकिन वो मायूस है। वो एक मुल्क से कोई भागने के चक्कर में, आपको पता है जी 3968 कंपनीज कराची की, सॉरी पाकिस्तान की 6 माह में दुबई चली गई हैं। ये सारे इशारे हैं आपके, ये सारे मतलब है लोगों को इशारे नजर आ रहे हैं कि मुल्क कहाँ जा रहा है। पढ़ा लिखा पाकिस्तान इज इन रिवोल्ट, वो आप पे यकीन नहीं करता। इनसे पूछे रूमी साहब से कि भाई जो अमेरिका में पाकिस्तानी डायस्पोरा है, हालांकि डायस्पोरा से हुकूमत बड़ी नाराज रहती है, वो इस हुकूमत के लिए क्या ख्यालात रखता है? इंग्लिस्तान में जो डायस्पोरा है वो क्या ख्यालात रखता है? जो पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं, कराची का बिजनेस के लोग हैं, क्या कहते हैं इसके बारे में? तो मेरे ख्याल में कहीं पे मुझे तो अच्छे अल्फाज मतलब है सुनने को नहीं मिलते। मतलब है ठीक है मीडिया में आप इश्तार छापते रहें और आप बड़े बड़े वो करते रहे, लेकिन जो हकीकत है वो छुप नहीं सकती, और बहुत अरसे तक हो सकता है ये छोटी मोटी आवाजें निकलनी ये भी आप कल को बंद कर दें, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल मैं तो किसी को रूल आउट नहीं करता, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होगा कि चीजें जो है स्टेबलाइज कर गई हैं, चीजें स्टेबलाइज होंगी। अच्छा नुसरत साहब, अभी जैसे आमिर ज़िया साहब बात कर रहे हैं मौलाना साहब की, तो एक ये भी आजकल मेरा फेवरेट वर्ड जो है ना वो क़यासराइयाँ और चहमगोइयाँ हैं। आजकल मेरे ये 2 बड़े फेवरेट हैं, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा होता है कुछ ना कुछ इसी से कुछ ना कुछ जो है वो पक रहा होता है। इस्लामाबाद में हर वक्त ही पक रहा होता है, लेकिन आजकल तो लगता है कुछ ज़्यादा ही है। तो ये भी कहा जा रहा है कि जो नकवी साहब गए हैं, वो जो मौलाना साहब की जो उनकी रिजर्वेशंस हैं, जो भी उनकी रिजर्वेशंस हैं बलूचिस्तान के हवाले से हैं या और उनके इश्यूज़ हैं, वो एक गारंटर के तौर पर गए हैं। कहाँ से गए हैं ये अब आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ, फिर आप कहते हैं मैं आपको तंग करती हूँ। तो बीबी बात ये है कि आप एक जरदारी सब पे भारी उनकी इतनी तौहीन न करें कि वो मोहसिन नकवी साहब के इशारे पे कोई गेम खेलेंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रही। आप ये कहें कि नकवी साहब को जब ये एहसास हुआ और नकवी साहब के दोस्तों को जब ये एहसास हुआ तो यार ज़रा वो ज़्यादा ही नाराज़ हैं, तो इन्हें राम करने के लिए कोई पैगाम्बर दूसरा होना चाहिए। मैं वही बात कर रही हूँ, उसी तरफ उसमें ये है कि ये तो मेरे बेटों की तरह है, तो यारों के यार भी हैं, वो प्यार भी करते हैं जिनका करते हैं। आसिफ साहब आजकल मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन मेरे साथ बिलावल ठीक है, लिहाजा मुझे कोई परवाह नहीं। यू नो, सो आई कैन से वॉट एवर। तो मैं उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि आसिफ साहब का जाना जो है वो इट्सेल्फ ये खाली नकवी साहब और यानी ये उनके इत्मीनान के लिए नहीं है। उन्होंने ये साबित करना है कि मियाँ आप तो घूम फिर रहे हैं, मेरे पास तो अक्सरियत नहीं है, मेरे पास तो ना पंजाब है,
میرے پاس تو بھائی یہ اتنے گنتی کے یہ ہیں. میں سینٹ میں واحد اکثریتی پارٹی ہوں 25. یار اگر آئینی ترمیم کی ضرورت ہے تو بندوبست میں وہاں کر دیتا ہوں, نیچے آپ سنبھال لیجئے. تو جو میرا فرض تھا میں نے پورا کیا, باقی آپ جانے اور آپ کا کام جانے. اصل مسئلہ وہاں پہ ہونا ہے. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ دیکھیے عامر جو بات کر رہے ہیں نا, ایک اور حوالے سے دیکھیں. میں بہرحال بنگلہ دیش ہمیں بہت سارے لوگوں کو بڑا ساؤنڈس ویری ایکسائٹنگ ٹائپ کا سبجیکٹ, وہاں پہ 300 بندے بھی مروانا پڑتے ہیں اور 15 سال گزر جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بات بھت مولیں کہ وہاں کا جو طاقتور ترین ادارہ ہے وہ 15 سال تک اپنے آپ کو دور رکھے, ریگریسو موڈ میں رہے. اور یہ سارا یوتھ بلج جو ہے 300 بندوں کی جان دینے کے بعد یوتھ بلج ہے, وہ ایک 82 سال کے ڈاکٹر یونس کو کہتا ہے کہ آئیے ملک سنبھالیں. سبحان اللہ. اور اب آگے کہہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن آئے اور وہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئی ہیں, تو یہ بنگال جہاں سے ہم بچپن سے نواب سراج الدولہ اور شہید تیتو میر اور جنگ پلاسی یہ وہ پڑھ کے وہاں کیا ہو رہا ہے, تو لہٰذا میں اس بحث میں نہیں الجھنا چاہتا. جو بات میں بہت مجھے جس کے بارے میں فکر ہے وہ یہ ہے کہ میں کیمرے کو دیکھ کر قسمیہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک دونوں مین سٹریم جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ, بخدا ان کے 5 سے زیادہ بڑے فن خان قسم کے MNAs مجھ سے پوچھ چکے ہیں کہ نصرت صاحب کیا ہونے والا ہے, جن کے بارے میں I can tell you, مطلب ان میں سے 2-3 بندے تو ایسے تھے کہ وہ جب سے یہ حکومت آئی ہے وہاں آسمانوں پہ تھے, اور اچانک انہیں یاد آیا کہ ایک نصرت جاوید نام کا صحافی بھی ہوتا ہے, کیا حال ہیں ادھر ادھر کی کر کے کیوں آ رہے اب باقی آ رہی ہے. یعنی یہ حالات ہیں. سب سے زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ آپ کی پولیٹیکل پارٹیز یعنی کہ اتنا وہ نیرو ہو گیا ہے ڈیسیشن میکنگ پروسیس کہ وہ یوں اشارہ کرتے ہیں اور آئز ہیو اٹ ہو جاتا ہے. Who is playing the game؟ اور 2 ایسے بندے, میں نے کل ایک ہمارے رپورٹرز کا ایک ٹرک ہوتا ہے, ہمارے پنجابی لاہور کی گلیوں میں کہتے ہیں اتو پہ جانا. اچھا جی وہ ڈاکٹر صاحب تسی پھر اتنے جا رہے ہو نا, میں نے پتا اچھا وہ فلم اچھی ہے جب ایسے جتے جا رہے ہو. کون سی فلم, کس نے کہا؟ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کل 2 بندوں نے کہا مجھے, ارے بھائی یوزول کا کام ہے, آپ ایسی خام خواہ, یہ کل کی بات ہے, کل تو میں نے کہا یہ 15 ستمبر سے پہلے کیوں, یوزول کام ہے تو 15 کو کر لیتے. اب اتنی جب ڈھٹائی کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہیں تو میرے جیسے سینیکل جرنلسٹ جو ہیں وہ زیادہ یعنی کہ سسپیشن کو مجبور ہو جاتے ہیں. ایک بات تو طے ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ جو بات ہمارے ہاں ہو رہی ہے کہ یہ ساری محفل اس لیے رچائی جائے گی کہ کسی کو ایکسٹینشن دینا مقصود ہے, میرا یہ خیال ہے نہیں. اس بات سے ریکنسائل کر لیا گیا ہے کہ ان کے بغیر ہی آگے کام چلانا ہے. سینیورٹی والا پرنسپل جو ہے اوپر نیچے ہوگا. دیکھیے نا, میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اب پھر یہ کہ اس کے لیے اپنا راستہ کیسے ہموار کیا جائے. اب اس کے لیے مجھے یہ سمجھ نہیں ابھی تک آ رہی کہ قومی اسمبلی میں یہ اپنا مسئلہ کیسے حل کریں گے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن سے جو ہے وہ کہیں کہ جناب وہ ہم نے تو آپ کے لیے وہ جو پہلے لا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی ہے, فیصلہ آیا نہیں ہے. میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں, یاپا صاحب نے جو مشہور یعنی فرینچ رائٹر تھا نا ایگزسٹینشلزم کا, اس نے ایک ڈرامہ لکھ رکھا ہے, اس کو ویسے انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں ہیل. تو اس کا وہ کہتے ہیں کہ ہیل از دا ادر پیپل, اس میں ہوتا ہے 3 کریکٹر ہوتے ہیں اور یہ وہ, لیکن اس کا اوریجنلی جو فرینچ میں نام ہے نا وہ ہے ویک لا. ویک لا یہ جو ایکسپریشن ہے یہ استعمال ہوتا ہے جب عدالت چھٹی پر ہو. نہیں آنیسٹلی جو میں نے ایسے چونکہ مجھے بہت وہ پسند تھے تو مجھے تو کوئی یعنی فرینچ وغیرہ نہیں آتی, تو میں نے کہا یار یہ تو ویک لا. اب لطیفہ یہ ہے کہ عدالت ان دنوں چھٹی پہ ہے, تو جب عدالت چھٹی پہ ہے تو کچھ نہ کچھ کارستانی کے لیے کبھی بھی آپ سیاست میں بھی اتنا لمبا وقفہ بھی دیتے ہیں دوسروں کو کہ اپنی چال چلیں. مثلا اگر میں جان کی امان پاتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے آئین پسند حضرات جو اکثریت والے تھے وہ اسی وقت اپنا تفصیلی فیصلہ دیتے کہ یہ ہے اور پھر جاتے چھٹیوں پہ. ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے ایک اور چیز,
27 को ये मैंने जान के अमान पाते हुए कहा उन्हें चाहिए था। तो अब ये थी कि आपने उन्हें 15 सितंबर टाइप का खुला वक्त दे दिया, अब वो कहेंगे अच्छा आपने अपनी गेम खेल ली, तो अब हमारे पास भी कार्ड्स हैं, हम खेल। लेकिन पीटीआई का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का केस है वो भी तो 27 को लग रहा है ना, वो भी मतलब ये सब कुछ साथ साथ है। दिस इज ऑल को ये जो आने वाली परसों तरसों, हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, अब रिकग्नाइज हो जाएंगे ज़्यादा। और अगर उस वक्त तक अगर चिरागों में रोशनी न रही तो क्या करेंगे? नहीं मैं सीरियसली कह रहा हूँ ना। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैं हर किस बिल्कुल मैं ये बात ही तस्लीम ना करता। मैं कहता कि डॉक्टर साहब आप क्या कर रही हैं, मैं 1985 से पार्लिमान कवर कर रहा हूँ, नंबर ही नहीं है भैया गवर्नमेंट के पास, कैसे आप कह रही हैं 2 दहाई? पर मैं एक चीज़, सिर्फ एक चीज़ अगर मैं जान के मान पाऊँ, एक तो ये कि ये जो तरमीम होगी इसमें जो आपके ऊपर एक तो फ्लोर क्रॉसिंग वाला तो वो लगता नहीं है कि आप ये मनी बिल भी नहीं है और ये जो हाउस का इलेक्शन है वो भी नहीं है। तो अगर कोई अपने ज़मीर की आवाज़ सुनता हुआ सोचे कि अच्छा मैंने पार्टी लाइन के खिलाफ जो है वो वोट करना है, ये हो सकता है कि नहीं? आई एम जस्ट आस्किंग। देखिए जी वो टेक्निकली हो तो सकता है, लेकिन आम तौर पर यही फ़र्ज़ किया जाता है कि जब आइन में तरमीम की बात आए तो वो भी एक ऐसा मसला है जिसमें पार्टी क़यादत की, अब वो पार्टी क़यादत को खुद देखिए जो 63A को जो रीराइट किया गया, आप देखिए कामल अली आगा फ़र्ज़ करें अगर उन्होंने आइनी तरमीम की हिमायत में वोट डालना है तो किस से गाइडेंस सीख करें? चौधरी शुजात साहब से या चौधरी परवेज़ इलाही साहब से? एक सवाल तो है ना, बनता है। वो एक यानी वन मैन तो यानी पार्लियामानी पार्टी हो गई ना। बट टेक्निकली अकॉर्डिंग टू आइन को कोई रोक टोक है इसमें? टेक्निकली जी नहीं है। अगर आप ब्रॉडली बात करें तो आईनी तरमीम भी वो इशू बनना चाहिए टेक्निकली, लेकिन अगर आप जाएं, एक होता है स्पिरिट और एक लेटर पे जाएं तो कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आजकल तो लेटर में ही नहीं, असल बात ये भी है ना, देखिए ऑलरेडी 8 बंदे जो हैं, एक तो इन्होंने भी ऐसा वो घुड़मुस मचाया हुआ ना, हमारे ये तहरीक इंसाफ के जो दोस्त हैं ना, ये बहुत ज़्यादा वो चीज़ें वो कर जाते हैं। देखिए असेंबलियों से पहले आ गए, एक्सपेक्ट किया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होंगे, नहीं मिले। अब आपने ये जैसे ये सेनेट में इलेक्शन नहीं होने दिया अपने सूबे से। तीसरी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने सुन्नी तहरीक में भी हो गए मर्ज, अच्छा, और फिर अलग से तहरीक इंसाफ भी रखी हुई, वो तकरीबन 8 बंदे इस तरह आज़ाद बन जाते हैं। तो उसमें से फ़र्ज़ करें 4-5 अगर आप लोटे दाएं बाएं ढूंढ ले, उन 41 में से जिनको भी नोटिफाई नहीं किया गया, काम हो जाता। तो मैं ये कह रही हूँ ना आपसे, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। चलिए ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस अज़हर रूमी साहब की तरफ जाऊंगी। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रज़ा रूमी साहब, ये बताइए कि ये चीज़ें अगर जिस डायरेक्शन में जा रही हैं, ऑलरेडी हम देखते हैं कि एक इंस्टीट्यूशनल क्लैश हमें जो है वो नज़र आता है, और वो क्लैश ऑफ कोर्स जो है वो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है नज़र आता है। अगर ये हो जाता है तो ऑलरेडी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि बार काउंसिल्स इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी, स्पेशली दोस्त जो मंसूर अली शाह साहब के बहुत करीब जो है वो मानी जाती हैं। तो ये एक आ रहा है कि रद्द अमल बार काउंसिल से आएगा, गो के अगर रोंदना हो तो बार काउंसिल्स को जो है वो रोंदा जा सकता है, आइन की जो है वो ढाल भी बनाई जा सकती है। पर आपको लगता है कि ये जो एक खलीज है ये मजीद जो है वो डीप होती जाएगी, खलीज मजीद गहरी होती जाएगी? देखिए खलीज तो गहरी है अभी भी काफी, मगर यहाँ पे 2 नुक्ते जो हैं वो उन पे मैं एम्फसिस करना चाहूंगा। सबसे पहले तो नौसद साहब ने जो कहा है कि नंबर नहीं है उनके पास, आईनी तरमीम के लिए दोनों हाउसेज में 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए। चुनाचे बहुत से जो प्लान्स हैं वो शायद पूरे ना हो पाए अनलेस के वो जो 41 अनडिक्लेयर्ड MNAs हैं जिनका अभी फैसला नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन ने उनके लिए सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई तलब की है। अगर उनमें से अच्छी खासी तादाद हुकूमत के साथ जाती है, जो कि भी अभी तक वाज़ेह नहीं है और मुश्किल भी है, तो फिर तो कोई आनी तरमीम हो सकती है। लेकिन उसके अलावा ये है कि जो सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है वो अल जिहाद ट्रस्ट जो केस है, आप सबको याद होगा, उसमें ले डाउन किया गया था।
1996 के बाद से जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो सीनियरिटी के प्रिंसिपल पर ही हुई है। लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी का एक टर्म था, वो इस्तेमाल किया गया था, और अब ये ऑटोमेटिक होता है कि जो भी सीनियर मोस्ट जज होता है वो उसी कोर्ट का चीफ जस्टिस लगता है या लगती है। मगर अभी लाहौर हाई कोर्ट में जो तकरीरी हुई उसमें जो सीनियर मोस्ट जज थे लाहौर हाई कोर्ट के, उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया, जबकि गालिबन नंबर 3 पे या नंबर 4 पे जो है जज साहिबा, उनको चीफ जस्टिस नॉमिनेट कर दिया गया। और ये फैसला भी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं जो कि उस जुडिशल कमीशन में हैं उन्होंने किया। तो अब सवाल ये एक सवाल जरूर पैदा होता है कि अगर जो कुछ लाहौर हाई कोर्ट में अगर उस सीनियरिटी के प्रिंसिपल को नजरअंदाज किया गया खुद जज साहिबान ने, तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर वो लागू होगा? और वो क्या सिंपल एक कानून से लागू हो जाएगा या वो कानून भी चैलेंज होगा, सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पे स्टे दे देगी? तो देखिए, ये मैंने जैसे पहले अर्ज किया था कि ये कोई सीधा रास्ता नहीं है, ये एक बहरान ही की तरफ जा रहे हैं मामलात। लेकिन हुकूमत जो है वो ये चाहती है कि वो सूरत के साथ वक्त का इस्तेमाल करके हालात को अपने काबू में कर लें। मगर दूसरी तरफ जो आपने इंस्टीट्यूशनल क्लैश की बात की है, शायद उसमें ज़्यादा तेज़ी या शिद्दत नहीं आएगी, और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि जो इस वक्त एक जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से और इस्टेब्लिशमेंट के जो ज़राए हैं जो रोज़ाना कुछ ना कुछ लीक करते हैं मीडिया में, और जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद उनका ये कहना है, और मैं ये वही बात कह रहा हूँ जो सोशल मीडिया पे और ये वीलॉग्स में और आजकल जो है कभी कभी कॉलम्स में उसका जिक्र आ जाता है कि उसके बाद शायद मामलात जो हैं वो इतने गंभीर ना रहें इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा उनके लेट मी इंटरजेक्ट। अभी आप ये कह रहे हैं मामलात शायद ज़्यादा गंभीर ना रहे, लेकिन अगेन इस वक्त तो जो एक्सपेक्टेड चीज़ें जिस पे बानी पीटीआई खुद भी बात कर रहे हैं वो ये है कि एक दफ़ा फैज़ हमीद साहब का ये काम हुआ या उनका केस किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचा, तो उसके बाद बानी पीटीआई जो हैं वो भी मिलिट्री कोर्ट्स में जो हैं वो ट्राई होंगे, और मिलिट्री कोर्ट्स में अगर वो जाते हैं, कीपिंग इन माइंड अगर ये सीनियरिटी का प्रिंसिपल भी एक्सरसाइज हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट का करंट माइंड, हर चीज़ को अगर पस मंज़र में रखा जाए तो ये तो चीज़ें और ज़्यादा गंभीर नहीं होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली चैलेंज तो होगा सुप्रीम कोर्ट में। जी डॉक्टर मारिया, लॉन्ग टर्म में तो जाहिर बात है हर इस जो इकदाम सियासतदानों के खिलाफ किया जाता है उसका नुकसान ही होता है मुल्क को, चाहे वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, मियाँ नवाज शरीफ हों, इमरान खान हो, उससे पहले हुसैन शहीद सोहरवर्दी। हमने तो हर वज़ीर आज़म, हर सियासतदान के साथ यही एक रवैया अपनाए रखा है हमारी रियासत में। मगर देखिए, इस वक्त जो जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और जो उनके ऊपर जो भी मुकदमात सियासी सरगर्मियों में, गालिबन 9 मई का भी वो कहा जा रहा है कि वो भी ट्रायल होगा, और उसी की आड़ में शायद इमरान खान को भी जो है वो मिलिट्री कस्टडी में लिया जाए। असल मामला ये तो नहीं है ना कि कोई वहां पे केस का फैसला करना है, इंसाफ करना है। नुसरत साहब बैठे हुए हमारे तो उस्ताद हैं कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को पहली बार इक़्तिदार से निकाला गुलाम इसहाक़ खान ने 1990 में, तो पता नहीं दर्जनों केसेस बनाए गए उनके और उनके शौहर नामदार के खिलाफ, और कितनी 2 दहाइयां लग गई वो केसेस, कभी वो वो उनका फैसला ही नहीं होता था, कभी आगे तारीख, कभी, क्योंकि ये तो सिर्फ एक बहाना होता है प्रेशर रखने का। तो जब एक बार मिलिट्री कस्टडी में इमरान खान चले गए, क्योंकि उनको हर जगह से तो जमानतें मिल चुकी हैं, अब एक ही मेरे ख्याल से केस रह गया है जहां पे भी एन मुमकिन है कि सिविलियन कोर्ट जो है उनको बेल दे देगी, तो असल बात तो ये उनको बंद रखना है, ये एक फैसला कर लिया गया है। तो इसलिए ये सारा मामला जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाएगा जनरल फैज़ हमीद की। अभी तो खैर एक नया बिलगारी का सेट भी निकल आया है, जो तोशा खाना से जो है वो एक और नया केस जो है वो आ गया है, तो वो आप फिक्र ना करें, वो एक पिटारी है, उसमें से कुछ ना कुछ निकलता आएगा। तो मैं ज़रा आमिर ज़िया साहब की तरफ चलती हूँ। आमिर ज़िया साहब, जो बानी पीटीआई जो खदशात का जिनका इजहार कर रहे हैं कि जी मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो ट्राई किया जाएगा, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी मेरा जनरल फैज़ का जो है वो ओपन कोर्ट में जो है वो ट्रायल करें, तो ऑब्वियसली चीज़ें तो एक किसी और ही सिमत में, मज़ीद गंभीर सिमत में जो है वो जाती नज़र आ रही हैं। मैं जो रज़ा से बात पूछ रही थी वो ये आपकी तरफ भी लेके आती हूँ।
अगर ये अमेंडमेंट हो जाती है, ऑब्वियसली दैट विल रफल अ लॉट ऑफ फेदर्स इन द सुप्रीम कोर्ट। अगर एक जो ये नया प्रिंसिपल को जो है वो एक्सरसाइज होता है, सीनियरिटी प्रिंसिपल जो एक्सरसाइज होता है, उसके बाद ऑलरेडी 8-5 का जो फैसला आया है वो हमारे सामने है। सुप्रीम कोर्ट का जो माइंड है उससे आपको समझ आ जाती है कि वहाँ पे क्या प्रिवेल क्या इस वक्त कर रही है। आपको लगता है कि चीज़ें मज़ीद ख़राब होने जा रही हैं? पहली बात तो कि चीजें पहले ही बहुत ज्यादा खराब हैं और अभी बिल्कुल ये कहते हैं ना कि आप उस पे बैठे हैं, बारूद के ढेर पे हम लोग बैठे हुए। सियासी तौर पे अगर मैं बात करूँ ना कि कुछ भी मतलब है, आप देखें ना कि हुकूमत जो है वो लेजिटिमेसी उसकी लोग चैलेंज करते हैं, उससे सवालिया निशान उठाते हैं। बेशक हुकूमत कहे कि जी उनके पास अक्सरियत है, लेकिन आप आम आदमी से बात करें, बहुत सारे पाकिस्तानियों से बात करें, उनकी समझ में नहीं आता। अब अगर आप मजीद गंभीर करते हैं सूरत हाल को, जिसका आपने जिस खदशे का इज़हार किया, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि इसी तरफ जा रहा है, इसी सिमत में मुल्क जा रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान इन चीजों का मुतहम्मिल हो सकता है जिस तरह की मुहिम जोई हो रही है? और क्या पाकिस्तान को सिर्फ इतदाल की जरूरत नहीं है? क्या पाकिस्तान को म्यान रवी की जरूरत और ये जो एक धमाका तेज सूरत हाल है उस आँच को कम करने की जरूरत नहीं है? असूली तौर पर मंतक ये कहती है कि जनाब ये होना चाहिए, नहीं हो रहा। अगर आप फर्ज करें जैसे कि आप फरमा रही हैं कि जो खदशात हैं कि इमरान खान को भी फौजी कोर्ट में लेके फौजी उसमें कोर्ट में लेके जाते हैं, वहां पे ट्रायल करते हैं, तो क्या ये मुनासिब होगा? ये एक सवाल है। अगर इमरान खान ने जिन भी जराइम का इर्तिकाब किया बतौर सिविलियन, उनके उन जराइम का सिविलियन कोर्ट्स में आप पेश करें, अच्छा मुकदमा बनाएं, प्रोसिक्यूशन अच्छी करें। इसमें एक और चीज जो जिसका खदशा जिसपे मैं बात कर रही हूँ कि ऑब्वियसली कोर्ट से तो ये चैलेंज होगा और फाइनल कल्मिनेशन बीइंग द सुप्रीम कोर्ट, वहां पे जिस तरह का इस वक्त माइंड चल रहा है, तो ये स्टैंड तो नहीं करेगा मिलिट्री कोर्ट में अगर आप ले भी जाते हैं इन ऑल लाइकलीहुड। मेरा एक और सवाल है, मेरा एक सवाल है कि फौज बतौर इदारे को खुद ये सोचना चाहिए वहां पे, क्योंकि लग ये रहा है कि जी हुकूमत जो है चीजों को मैनिपुलेट कर पा रही है, तो फौज को ये सोचना चाहिए कि इस लड़ाई में, सियासी लड़ाई में कम अज कम उनको एक नजर आना चाहिए कि जनाब वो इस हद तक किसी पार्टी के हक में या किसी पार्टी के खिलाफ नहीं जा रहे, कि जहां पर, क्योंकि फौज जो होती, फौज जैसे इदारा कौमी इदारा है, ये सबका है, हर सियासी जमात ओन करती है इस इदारे को, करना चाहिए उन्हें। तो अगर उसमें आप किसी एक कदावर रहनुमा का ट्रायल करेंगे तो मेरे ख्याल में फौज मुतहम्मिल उसको नहीं हो सकती इन चीजों की, उसको अपने एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट के अंदर इससे परहेज करना चाहिए। अगर क्योंकि कौमी इदारा है उसको इसी, अगर आप इमरान का ट्रायल जो है फौज की अदालत में करते हैं और उसको सजा भी दे देते हैं, तो आप सोचें कि इस मुल्क में क्या सूरत हाल होगी। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि पूरा मुल्क जो है वो फौज का एहतराम करता है, उसकी बहुत ज्यादा एक गुडविल है, लेकिन जो इस मुल्क के दुश्मन है उस चीज को कहते हैं एक्सप्लॉइट भी करेंगे, जिसका कई मरतबा जो है हमने देखा है कि वक्तन फवक्तन जो है वो आर्मी चीफ भी कहते रहते हैं कि जी प्रोपेगेंडा की लड़ाई में, वॉर ऑन नैरेटिव्स की लड़ाई के अंदर चीजें कहाँ जाएंगी। तो मेरे ख्याल में लेसाज भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जिस तरह की तजादात हैं और एक तरह का तजाद नहीं, सिर्फ सियासी तजाद नहीं कि इमरान खान मुकाबला शहबाज शरीफ, यहाँ पर आपको एक यहाँ पे लसानी मसला है, यहाँ पे सूबाई उसके मसले हैं, यहाँ पे TTP का मसला है, तो बहुत ज्यादा हम लोग फ्रैक्चर्ड सोसाइटी है इस वक्त, तो इसमें हमको मरहम रखने की जरूरत है और लोगों को जोड़ने की जरूरत है। लेकिन अगर ये मुहिम जो ही, और क्योंकि लोगों में तासुर किया जा रहा है, वो लग ये रहा है कि जी जो कुछ हो रहा है उसके बेनिफिशरी जो है वो शरीफ खानदान है, वो फला खानदान है, फला शख्सियत है, क्योंकि मुल्क की बात नहीं हो रही इस वक्त। यहाँ पे जो भी कानून साजी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, वो लोगों के फायदे के लिए हो रही है, अवाम के फायदे के लिए नहीं हो रही है। तो खलीज जो है वो बढ़ेगी, इदारों में भी खलीज बढ़ेगी, अवाम और इदारों के दरमियान, यानी कि अवाम का एतमाद पार्लियामेंट पे खत्म होगा, अवाम का एतमाद जुडिशरी कुछ करती है तो उसको हुकूमत खुद मुतनाज़ा बना रही है, तो आप बताएं कहाँ खड़े होंगे। इलेक्शन कमीशन की इज्जत आपको पता ही है कौम कितनी ज्यादा करती है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा उनसे हम लोग प्यार करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, मैं जनरल पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ। तो आप खुदा के लिए कहाँ लेके जा रहे हैं? आप कहीं पर तो आप कहें ना कि जी हमें असूलों के मुताबिक जो भी बचा कुछ हमारा आइन रह गया है, जो कानून है, उस पर अमल करेंगे, लेकिन मुहिम जोई की कोई हद नहीं है। और वो अगर आप करते चले जाएंगे तो फिर आप देख लें कि दुनिया कहाँ जा रही है। आखिरी बात, फिर आप देखें कि आप कभी भी सियासी अदम इस्तेकाम में मईशत को ठीक नहीं कर सकते, नहीं कर सकेंगे। आप जल्दी आप कहें जी हम नहीं हो रहा, आप करके देख लेना कि बजाय इसके कि खलीज से पैसा आपके पास आ रहा हो, यहाँ से उठ के पैसा खलीज मुमालिक में जा रहा है, तो उससे इनको अंदाजा होना चाहिए कि पाकिस्तानियों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है इस मुल्क के ऊपर, हुकूमत के ऊपर कितना है। और वो आप कुछ भी करें, मजीद जबर करेंगे, मजीद आप लोगों का स्टाइफल करेंगे आवाज, आप इंटरनेट को बंद करेंगे, आप बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं। तो PTI के जलसों की कहानी क्या है? फिर नुसरत साहब कहेंगे कि मैं उनको छेड़ रही हूँ, पूछते हैं उनसे कि उनके पास क्या अंदर की खबर है। विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत के जो बयानात हैं उनमें कितना तजाद आ रहा है, फिर पीटीआई के अपने बयानात में जो है वो कितना तजाद आ रहा है। नुसरत जावेद साहब, ये क्या हुआ? सुबह जलसा होना था और फिर 7 बजे नहीं सॉरी 8 साढ़े 8 बजे जो है वो आजम सवाती साहब बाहर आ गए, 9 बजे तक वो अनाउंसमेंट हो गई। ये क्या हुआ, क्या है? ओ बीबी देखा, आई स्वेयर मैंने जितना आपके साथ खुलूस, इज्जत, एहतराम, आपको हमेशा फैमिली समझा और आप मुझे कैमरे पे बिठा के कोयलों पे नुसरत साहब कुछ मतलब कि अपना थोड़ा देखिए रजा भी मुस्कुरा रहे हैं और अरे भाई वो भी मुस्कुरा रहे हैं। हमेशा आपको बात ये है कि वो दोनों, उनसे तो कोई आपने इस तरह का भी कोयलों पे फेंकने वाला सवाल नहीं पूछा। देखिए आमिर साहब जो हैं वो बैठे हैं कराची में, रजा बैठे हैं न्यूयॉर्क में, यहाँ इस्लामाबाद में कौन बैठा है? मैं बैठा हूँ। तो फिर मैं किससे पूछूं? तो वो अडियाला ही जो है सी वो पिंडी में है। क्या आमिर साहब कह रहे हैं? मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि देखिए हम लोगों को आमिर वुड बेयर मी आउट, रजा वुड बेयर मी आउट, जिन लोगों ने भी यानी प्रिंट जर्नलिज्म से अपने कैरियर का आगाज़ किया है, हमें पहली बात ये समझाई जाती थी रीड द फाइट प्रिंट। हमें ये समझाया जाता था कि देखो चीज़ें बहुत खुफिया नहीं होती, रीड द फाइन प्रिंट। ठीक है बीबी। ISPR ने 1-2 पैराग्राफ पर मुश्तमिल ये प्रेस रिलीज दी थी कि फलां साहब के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हो गई है। सही। और उसमें जो पहला इल्ज़ाम बयान किया गया वो है टॉप सिटी। दूसरा जब आप आए पैरा, डेविल इज इन दैट डिटेल, कि इन्होंने रिटायरमेंट के बाद ऐसी हरकतें की हैं। जैसे हमारे यहाँ तो बहुत सारे दूर की कोड़ियाँ लाई गई ना कि जी बाजवा साहब को भी फड़ लेना है तो ये है वो है। नहीं नहीं नहीं, वो तो उस वक्त तो उनके पास एक है कि जी मुझे तो वज़ीर आज़म का हुक्म था, मेरे चीफ चाह रहे थे। असद दुरानी साहब ये डटे रहे आज तक, इसीलिए असगर खान केस का फैसला फाइनली नहीं लिखा गया तफसीली, जैसे इसका नहीं आया हुआ। शायद उन दिनों भी आ गई होगी 15 सितंबर। और लतीफ़ा ये है कि उसके वैसे वकील हैं सलमान अकरम राजा साहब, वहाँ असद दुरानी साहब डट गए थे। उन्होंने कहा कि जी ये हम सब का कलेक्टिव फैसला था कि पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार में वापस आना, देयरफॉर यू नो एनीवे वो हम उसमें बैठे। उसके अंदर है कि आफ्टर रिटायरमेंट, अब आफ्टर रिटायरमेंट के बाद मैंने बदनसीबी मुझसे ये हुई और मैं यानी कि एक हमाकत कर बैठा, मैंने कहा जी बटनों वाला फ़ोन है उनके पास। ठीक है जी, क्योंकि हर आदमी से ज़्यादा अभी भी उन्होंने कहा ना, वो मुस्कुरा दिए कि खबर आपके पास कैसे आई। ठीक है, ये बटनों वाला फ़ोन, इससे मैचिंग फ़ोन जो है वो उन साहब के पास था। ठीक हो गई बात। अब उसके ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो अब उसके बाद भी अगर दीवार पे लिखा हुआ मैं उसको अप्रूव करूं या ना करूं, वो बेहतर होगा या नहीं होगा। लेकिन गालिब की तरह ये कि किसके घर जाएगा सैलाब बला मेरे बाद, इसके बारे में आपको क्या सराय की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो है ना मंजर आम पे आ गई कि जी बटनों वाले मिल गए फ़ोन और मैचिंग हो गए सारी। अच्छा लतीफ़ा ये है जो साहब पकड़े गए थे, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से 4 दिन पहले अपनी सिम बदली और अपने वाकफाने हाल को कहा। चोरी भी हो गया था उनका? नहीं, वो तो बहुत पहले हुआ था। अच्छा, उसमें एक वो तो बहुत पहले हो गया था। ये वाला जो है उन्होंने कहा मैं सिम बदल रहा हूँ, तो उन्होंने अपने ये कहा। ठीक है, अब मसला ये है कि आपको किसने कहा कि 8 बजे मुलाकात हुई आज़म सवाती साहब की? आज़म सवाती साहब वहाँ ये 6:45 एंटर हो गए थे। अब आपका ये ख्याल है अनाउंसमेंट आके उन्होंने जो है वो कर दी थी, तो बाहर आए तो ना। सबसे पहली बात ये है, बदकिस्मती से मैं एज स्टूडेंट एक्टिविस्ट और बाद ये प्रेस की आज़ादी जीना होगा मरना होगा, 10 बजे से पहले मुलाकात का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है जी, किस मौके पर? अच्छा, बानी जो है जो अडियाला जेल के हैं वो देर से सोकर उठने के आदी हैं, इसीलिए उनकी सहूलत के लिए आमतौर पर जो मुकदमात चलाए जाते हैं वो अमूमन 11-12 बजे के बाद होते हैं। ठीक, बीबी उनको 12:30 पौने 1 बजे तक इंगेज रखा गया। और इंगेज
वो हो रहे थे वाया पेशावर, ठीक है जी। और कैटेगोरिकली ये बता दिया गया कि साहब ये सूरत हाल है। और इसकी भी फिर अगेन चीज़ें दीवारों पे लिखी होती हैं, बदकिस्मती से हम वो है ना कि फूल तोड़ना मना है लिखा है दीवार पर, ये मगर पढ़ना है मुश्किल अनपढ़ हवा के वास्ते। तो अनपढ़ हवा नहीं देख पाती, हम भी अनपढ़ सहाफ़ी हैं। आ गई समझ बात? ठीक है। पीर के दिन यहाँ पे ये रिहर्सल हो गई थी, अचानक रावलपिंडी से जो है एक मजहबी जमातों का ग्रोह जो है वो रेड जोन में गिर गया, आ गया। तो वो डर आया ना वहाँ पे, और 6:30 बजे तक वहाँ पे थोड़ी बहुत आंसू गैस वगैरह भी चली। तो ये क्या था कि जी ये जब आएगी 22 तारीख तो उस दिन ये होगा, सही, ठीक है ना। तो पैगाम वहाँ मिल गया था, ये बता दिया गया था कि बेहतर यही है। और दूसरा ये जो आप क्या वो एक तो ब्रांडेड नाम हम जैसे 2 टके के यानी बेचारे रिपोर्टरों को क्या ये वो यानी बलगरी क्या कह रहे थे वो बलगारी का बलगारी, उसमें प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 कौन है कोई आइडिया? अच्छा पता कर लीजिएगा, उन दिनों के मिलिट्री सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म के, नंबर 1। नंबर 2 बीबी अब इस वक्त बुढ़ापा है, आ रहा है, गालिबन आइन की आर्टिकल या तो 239 है या 235 होगी। जब आइनी तरमीम हो जाए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। यू जस्ट कैन नॉट चैलेंज द होल प्रोसेस वंस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज डन, पीरियड। मैं ज़रा क्योंकि आखिरी 2-3 मिनट रह गए, मैं ज़रा रज़ा से और आमिर ज़िया साहब से क्विकली ले लूँ। फिर रज़ा साहब हम ये समझ सकते हैं जैसे मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे थे कि ये जलसा ना होने की हैट्रिक होगी, 8 तारीख भी जो है इस पे भी जलसा पीटीआई का होता नजर नहीं आ रहा। देखिए गालिबन वो हो जाएगा, क्योंकि इस वाले पे अगर कोई उनकी अंडरस्टैंडिंग या सेटलमेंट हुई है तो इजाजत दे दी जाएगी, लेकिन उसको उसमें रुकावटें डाली जाएंगी जो कि इस वक्त मूड है हुकूमत का और इस्टेब्लिशमेंट का कि वो नहीं चाहते कि वो स्पेस दी जाए तरीके इंसाफ को अपने जलसे जुलूस और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करने के लिए। तो ये बात जरूर है कि वो जो है मारिया इनको इजाजत मिल जाएगी, लेकिन ये कि क्या वो जलसा कामयाब हो पाएगा वो मुश्किल लगता है। राइट जी। आमिर ज़िया साहब आपका इस पे क्या स्टांस है? 8 को क्या जलसा देख रहे हैं पीटीआई का, या आप समझ रहे हैं फिर कुछ और रुकावटें आ जाएंगी? जलसा हो या ना हो या कामयाब हो नाकाम हो, जलसा फुटनोट है इस वक्त सियासत में ना। बात ये रही कि जलसा ना करके भी पीटीआई पे हम लोग बात कर रहे हैं, बुराई करें उसकी तारीफ करें, जो भी करें, मतलब है वो लोग इस वक्त नैरेटिव को उन्होंने जकड़ा हुआ है, बेशक मनफी अंदाज में जकड़ा हुआ है ना। तो आप जलसा ना करके भी आप देखें उस जलसे के ऊपर अगर आप जलसा करते और बहुत जबरदस्त भी जलसा होता तो क्या करते, एक दिन की खबर होती। आज आप मुसलसल बात किए जा रहे हैं, आज मतलब 24 तारीख है, 25 तारीख होती रहेगी ना। तो ये कोई बहुत सेकेंडरी चीज है कि जी जलसा होगा नहीं होगा। बात ये हो रही है कि पाकिस्तान की सियासत किस सिमत में जा रही है, और उसके ऊपर मेरे ख्याल में हमारी एक इत्तेफाक राय है तीनों, जो भी आपकी शुरुआत और खुद आप भी फरमा रही हैं कि जनाब चीजें जो है बड़ी मनफी हो गई हैं और यहाँ पे महाजराई बढ़ गई है, खलीज बढ़ गई है, और उसको कम करने का कोई नहीं सोच रहा। बाकी तो ये ब्राउनी पॉइंट्स है कि आपने जलसा कर दिया, नहीं किया, आपने इमरान खान ने ये कह दिया, वो पीछे हट गए, ले लिया, ये तमाम चीजें जो है वो है। अपॉलॉजीज, वक्त खत्म हो गया है, मुझे आई हैव टू इंटरजेक्ट देयर। आपका पॉइंट आ गया और बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आमिर ज़िया साहब के, कोई भी टेम्परेचर नीचे लाने की जो है वो बात नहीं कर रहा, कोई भी मरहम रखने की बात नहीं कर रहा। ऑन दैट नोट विल गो डेज प्रोग्राम। नुसरत जावेद साहब, आमिर ज़िया साहब और रज़ा रूमी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।